फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए, जो हमने 6000 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करी थी उसी को कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो इसका जो है पार्ट नंबर 28 है। इससे पहले के पार्ट्स मैंने अपलोड करे हैं और उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो बच्चों देखो, इसमें ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं और बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज़ जो है हमने रेलवे के लिए स्टार्ट करी। बाकी जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है बच्चों, सभी के लिए ये आपकी सीरीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ओके, तो किसी भी आप जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, जैसे कि आपका रेलवे है, अभी एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन भी आपका बच्चों अभी देखिए ये हर साल होने वाला है ना। तो देखो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज की आप टेंशन ना लो, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, पढ़ना है ना। तो देखिए ये सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है ना, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो है इसमें देख लेते हैं, इसमें हम 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। ओके, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, और जो है अभी आप फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, तो ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों। वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ हैं और ओके, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जो है क्रैश कोर्स है जिसमें बहुत कम टाइम में आप बेहतरीन जो है अपनी जो प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके, पीडीएफ मटेरियल भी है वहाँ पर, तो आप जाके जो है ऐप को विजिट जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, तो अभी जो है देख लेते हैं। और देखिए बच्चों ये क्वेश्चंस जो हैं ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बच्चों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करें, चलो भाई पढ़ते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हेल्ड टुगेदर बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है किसमें, तो इसमें देखो क्या कह रहे हैं कि बीटा डी गैलेक्टोज है, बीटा डी ग्लूकोज है। तो आपको आंसर तो वैसे दिख गया इसका ना। देखो सुक्रोज में आपका ग्लूकोज के साथ में क्या होता है बच्चों, फ्रक्टोज होता है। अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी फ्रक्टोज होता है। तो ये कट गया क्योंकि इसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। माल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं बच्चों, लैक्टोज में ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज होता है। तो अभी आप ये क्या याद रखोगे, लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज तो आपको याद है। आपने क्या याद रखना है कि बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी ही गैलेक्टोज होता है। और लिंकेज कौन सा है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है बीटा 1,4। ठीक है, किसकी कहानी हो गई है, लैक्टोज, है ना। मिल्क में जो शुगर होता है ना, लैक्टोज होता है। कौन सा होता है मिल्क शुगर बच्चों, लैक्टोज। कई बार इतना बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो लैक्टोज क्या है बच्चों, डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है, दो मोनोसैकेराइड जुड़े, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना और हमारा डाइसैकेराइड बन गया लैक्टोज। बच्चों मिल्क शुगर को भी बोलते हो, क्या बोलते हो मिल्क शुगर को, लैक्टोज होता है, जिसमें ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज है। कौन सा ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज। लिंकेज कौन सी है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लिंकेज होता है। लैक्टोज की कहानी समझ आ गई, तो ऑप्शन जो है सी आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर कर दिया। सही है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। थेरेपेटिक विंडो इज द रेंज बिटवीन, तो थेरेपेटिक विंडो होता है तो किस किस के बीच का रेंज होता है, सी मैक्स एंड टी मैक्स। भाई ये तो नहीं होता। कह रहे मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन मतलब कि जो आपका मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन भी इसको बोल सकते हो, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। जो मिनिमम टॉक्सिक है वो मतलब मैक्सिमम सेफ है बच्चों, है ना। और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है ना इनके बीच का, या फिर मिनिमम लीथल डोज एंड मिनिमम इफेक्टिव डोज है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन एंड मैक्सिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, है ना। देखो मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन का रेंज होता है बच्चों। तो ये वाला ऑप्शन बी देखो, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मिनिमम टॉक्सिक का मतलब क्या है, मैक्सिमम सेफ है ना, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, दोनों के बीच का रेंज जो आपका होता है थेरेपेटिक विंडो। तो बच्चों इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाए। देखो जो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन के बारे में लिखा हुआ है, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन को आप मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन भी कह सकते हो। मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन कह दो या क्या कहोगे,
मैक्सिमम सेफ या मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन। ओके, मैक्सिमम सेफ कह दो या मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा अबव विच, है ना, तो ये मिनिमम टॉक्सिक है, इसके ऊपर अगर कंसंट्रेशन हो गई तो क्या होगा, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। मतलब कि मिनिमम टॉक्सिक या मैक्सिमम, मतलब कि इतनी ही ड्रग सेफ है ना, ये ड्रग की वो डोज है, यहाँ तक ड्रग सेफ है, इसके ऊपर अगर आपने ड्रग दी तो वो क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। एक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अबव मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, उसको टॉक्सिक लेवल कहेंगे। ड्रग कंसंट्रेशन बिटवीन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, वो आपका थेरेपेटिक रेंज या थेरेपेटिक विंडो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा बात सही है बच्चों, कह रहे ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज गिव द सेम टाइप निडल शेप ओसाजोन। तो ओसाजोन टेस्ट होता है बच्चों, है ना, जो आपके रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ना, वही ओसाजोन टेस्ट देते हैं। तो इसमें होता क्या है बच्चों, ओसाजोन टेस्ट में आपका जो रिएजेंट है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बना है, फिनाइल हाइड्राजीन इसमें यूज़ किया जाता है, याद रखना, है ना। तो इसमें ना डिफरेंट शेप के जो ओसाजोन्स बनते हैं, है ना, क्रिस्टल्स बनते हैं, उन्हें ओसाजोन कहा जाता है। तो देखो ग्लूकोज है आपका, फ्रक्टोज है, मैनोज है, ये ना सेम टाइप के ओसाजोन देते हैं जो निडल शेप होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फिर कह रहे माल्टोज जो होता है, माल्टोज की बात हो रही है, ये ग्लूकोज जो है, फ्रक्टोज है, मैनोज है, तो आपको मोनोसेकेराइड थे। अब माल्टोज बच्चों आपका डाइसेकेराइड है, कह रहे सनफ्लावर शेप के ओसाजोन बनाएगा, और लैक्टोज जो भी, ये भी हमारा डाइसेकेराइड है, ये कह रहे पाउडर पफ शेप के ओसाजोन बनाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर कह रहे हैं फिनाइल हाइड्राजिन एंड एसिटिक एसिड व्हेन बोल्ड विद रिड्यूसिंग शुगर फॉर्म ओसाजोन। तो देखिए मैंने आपको बताया ओसाजोन आपका रिड्यूसिंग शुगर के लिए, तो इसमें फिनाइल हाइड्राजिन यूज़ करते हो, फिनाइल हाइड्राजिन इन एसिटिक एसिड, इसको बोल करेंगे रिड्यूसिंग शुगर के साथ में, तो क्या बनते हैं, ओसाजोन्स बनते हैं। तो देखो ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज तो सेम टाइप के ओसाजोन दे रहा, निडल शेप। आपका लैक्टोज जो है वो अलग देगा, माल्टोज अलग देगा, तो इससे आप डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो, है ना। तो माल्टोज सनफ्लावर शेप के देगा और लैक्टोज कौन से, पाउडर पफ। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। सारी बातें सही है। नेक्स्ट टी मैक्स क्या होता है बच्चों, सी मैक्स टी मैक्स, है ना। देखो कह रहे टी मैक्स इज डिफाइंड एज, टी मैक्स क्या होता है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। बच्चों मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन सी मैक्स होता है, वहाँ उसको अटेन करने में जो टाइम लगता है ना, सी मैक्स को ऑब्टेन करने में जो टाइम लगता है वो टी मैक्स होता है। तो बिल्कुल सही बात है, टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, तो बात तो सही है। बाकी देख लो एक बारी, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड, तो वो तो टी हाफ हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, वो सी मैक्स होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन, है ना। तो आंसर तो बच्चों ऑप्शन ए हो गया, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है बच्चों, एड्रिनल ग्लैंड जो आपकी किडनी होती है ना बच्चों, किडनी के ऊपर ना ऐसे ये जो ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर होती है, तो दो किडनियाँ तो दो ही एड्रिनल ग्लैंड होती है ना। तो एड्रिनल ग्लैंड को ना सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हो, सुप्रारीनल क्यों, क्योंकि किडनी के ऊपर है, सुप्रारीनल किडनी के ऊपर है, तो क्या मतलब कि सुप्रारीनल से कहा, है ना। तो एक बार अभी क्वेश्चन भी बना था, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, ये ऑप्शन था, है ना। तो देखो किडनी कितनी होती है, दो होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो होगी, तो मतलब कि पेयर्ड ग्लैंड है। आपसे पूछ ले कौन सी ग्लैंड पेयर्ड है, तो एड्रिनल ग्लैंड पेयर्ड है ना। तो ये बात सही हो गई। तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है बच्चों, इसका ना एक तो जो है मेडुला वाला पार्ट होता है, इनर पार्ट, एक आउटर होता है कोर्टेक्स, ये भी याद रखना। आपसे पूछा एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, एक्सेप्ट भी पूछा है। सारे के सारे मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी होगी तो क्या होगी, जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है वो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएंगे, है ना। तो सारे के सारे जो है ओवर एक्टिविटी के डिसऑर्डर, एक को छोड़ के एक जो है वो जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी कमी की वजह से, मतलब कम हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसकी वजह से हो रहा होगा। ठीक है, तो अभी देखो एक्सेप्ट बताना है आपने। देखो कह रहे हैं ऑल आर एड्रिनल ग्लैंड ओवर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक्सेप्ट, कह रहे हैं एडिसन्स डिजीज। बच्चों एडिसन्स डिजीज ना एड्रिनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी भी इसे कहते हो। इसमें ना आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कम हो जाते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ से मैंने आपको बताया था ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड ये सब सीक्रेट होते हैं, है ना।
तो एडिसन्स डिजीज जो है ये ओवर एक्टिविटी की वजह से नहीं होता, आंसर तो आपका हो गया। बाकी कॉन्स सिंड्रोम है, कशिंग सिंड्रोम है। कशिंग सिंड्रोम में आपके जो मिनरलोकोर्टिकोइड और ग्लूकोकोर्टिकोइड दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, कशिंग डिजीज। तो ये सारे जो है एड्रिनल ग्लैंड की ओवर एक्टिविटी की वजह से हो रहे हैं, एक्सेप्ट में आपका एडिसन्स डिजीज आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। एडिसन्स डिजीज में आपके ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड कम हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। देखिए एड्रिनोकोर्टिकल डिसऑर्डर्स में हमारा आता है, एड्रिनोकोर्टिकल डिसऑर्डर्स में मतलब एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है उसके डिसऑर्डर्स की बात करोगे तो उसमें देखो हाइपर सिक्रेशन, अगर मिनरलोकोर्टिकोइड का हाइपर सिक्रेशन होता है ना, मिनरलोकोर्टिकोइड में जैसे कि आपका एल्डोस्टेरोन आता है, तो अगर ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाएगा है ना, तो इसमें एक तो होता है प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, जिसे कॉन सिंड्रोम कहते हैं, है ना। तो इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड बहुत ज़्यादा सिक्रेट हो जाते हैं। कशिंग सिंड्रोम होता है, इसमें मिनरलोकोर्टिकोइड ग्लूकोकोर्टिकोइड दोनों ही ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होते हैं, ओके। एक सेकेंडरी एल्डोस्टेरोनिज्म भी होता है। और एक हाइपोसिक्रेशन अगर होगा, मिनरलोकोर्टिकोइड का हाइपोसिक्रेशन होता है तो क्या होता है, देखो क्रोनिक एड्रिनोकोर्टिकल इंसफिशियंसी होता है, एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज में क्या है कि हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा बच्चों, आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड मिनरलोकोर्टिकोइड इन सभी का जो है कम सिक्रेशन होगा। और एक होता है एक्यूट एड्रिनोकोर्टिकल इंसफिशियंसी, इसको एडिसोनियन क्राइसिस भी कहेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके एड्रिनल ग्लैंड के हो गए। और एक बार पिट्यूटरी के भी लिख रखे हैं, इसमें देख लो पिट्यूटरी ग्लैंड में जो आपके ग्रोथ हार्मोन है ना, तो ग्रोथ हार्मोन अगर बच्चों ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, कम होंगे तो क्या होगा। कह रहे अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो जाएगा, तो ये ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा हो गए है ना, तो क्या होगा। देखिए ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा होने से क्या होता है, गिगेंटिज्म और एक्रोमेगाली होता है। तो बच्चों में तो क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रेशन है बच्चों, किसमें, चिल्ड्रंस में, बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होगा। हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चिल्ड्रन कोज गिगेंटिज्म, और अडल्ट्स में एक्रोमेगाली, ठीक है। चिल्ड्रंस में गिगेंटिज्म याद रखोगे, अडल्ट्स में एक्रोमेगाली याद रखोगे, अडल्ट से एक्रोमेगाली याद हो जाएगा, है ना। और हाइपोसिक्रेशन अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो गए तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म होगा, है ना। तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म इसे कहा गया है। दिस इज कोज्ड बाय सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, पॉसिबली ऑफ अदर हार्मोन इन चाइल्डहुड, ओके। फिर डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड के भी एक बार लिख रखे देख लो। तो अगर हाइपोथायरॉइडिज्म होगा, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन कम प्रोड्यूस होते हैं, T3 T4 कम अगर प्रोड्यूस होंगे तो क्या होगा, देखिए कह रहे इनसफिशिएंट T3 T4 सिक्रेशन से क्या होगा, चिल्ड्रन में सी से क्रिटिनिज्म होता है, और अडल्ट्स में क्या होता है, मिक्सोडीमा होता है। ये क्या है, हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से है, थायराइड ग्लैंड के आपके T3 T4 कम प्रोड्यूस हो रहे हैं। और अगर हाइपरथायरॉइडिज्म हो गया, अगर थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा ही थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें कंडीशन होता है आपका, इसमें क्या होता है, देखो दिस सिंड्रोम, इसको थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं, अराइज एज द बॉडी टिश्यू आर एक्सपोज टू एक्सेस लेवल ऑफ T3 एंड T4, है ना। तो इसमें वो ग्रेव डिजीज भी आता है, ओके, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़े से इसके ऊपर भी आप देख लेना। नेक्स्ट देखो, चूज द मेथड फॉर डायरेक्टली इंजेक्टिंग इनटू अ वेन फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। मतलब कह रहे हैं कि डायरेक्ट वेन में ही इंजेक्ट कर रहे हो, कोई भी ड्रग है आपका डायरेक्टली वेन में दिया जा रहा है, तो क्या कहोगे इसे, ओरली बिल्कुल नहीं कहोगे, इंट्रावीनस बिल्कुल कहेंगे। इंट्रावीनस मतलब कि वेन में ही, तो वीनस मतलब वेन में डायरेक्टली ब्लड में ड्रग जा रही है, तभी तो बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। सबकुटेनियस नहीं होगा, इंट्रामस्कुलर मतलब कि मसल्स में एडमिनिस्टर करते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट है टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन बता दीजिए। बायो अवेलेबिलिटी है ना, क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, आप डेफिनेशन पढ़ते हो है ना। देखो रेट एट विच ड्रग इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी नहीं होता। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, सी मैक्स हमने देखा था। टाइम टेकन टू रीच पीक कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा, ये टी मैक्स हो जाएगा। फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, तो ये हमारा बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन होता है। ऑप्शन डी राइट हो गया। बहुत से एग्जाम में बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन पूछा गया है बच्चों। नेक्स्ट डैश इज यूज व्हेन द नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली बाइंड होता है एपो एंजाइम से। देखो बच्चों आपका होलो एंजाइम जो कंप्लीट एंजाइम होता है, इसमें आपका एपो एंजाइम आता है प्लस को एंजाइम आता है। एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट होता है बच्चों एंजाइम का, और नॉन प्रोटीन पार्ट आपका को एंजाइम हो सकता है।
है ना, कोफैक्टर हो सकता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो सकता है। अब देखो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो तो बहुत ही टाइटली कोवलेंटली बाउंड होगा एपो एंजाइम से, तो यहाँ पर आंसर हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई नॉन प्रोटीन मोइटी टाइटली या कोवलेंटली बाउंड होगी एपो एंजाइम से, तो उसे क्या कहेंगे, प्रोस्थेटिक ग्रुप, है ना। अब एपो एंजाइम तो आपका प्रोटीन पार्ट हो गया, कोएंजाइम क्या होता है, जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है और ये टाइटली बाउंड नहीं होता, है ना। ठीक है, अगर टाइटली बाउंड होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहोगे, अगर टाइटली बाउंड नहीं होगा तो कोएंजाइम कहोगे या कोफैक्टर कहोगे, है ना। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। चलो भाई नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चॉइस इज नॉट कंसिडर्ड एज फेज 2 रिएक्शंस। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, जैसे ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी कहते हो, तो इसमें आपकी फेज 1 फेज 2 रिएक्शंस आती है। फेज 1 में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन, डिसाइक्लाइजेशन आती है, और फेज 2 में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती हैं, जैसे कि आपका मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशंस, है ना, कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस, ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशंस, सारी की सारी कॉन्जुगेशंस रिएक्शंस आती हैं। तो फेज 2 में कौन सी नहीं आएगी बच्चों, ऑक्सीडेशन तो फेज 1 में आती है ना, तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्लियर है। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। बच्चों कौन सी बात गलत दे रखी है आपने बतानी है, विच इज इनकरेक्ट। देखो कह रहे हैं ऑनसेट ऑफ टाइम, तो ऑनसेट ऑफ टाइम के बारे में कह रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज कॉल्ड ऑनसेट ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स जब शुरू होता है ना, तो उसे कहते हैं ड्रग का ऑनसेट ऑफ टाइम, तो बिल्कुल सही है। कह रहे ऑनसेट ऑफ एक्शन कहते हैं, मतलब, है ना। और ऑनसेट टाइम क्या होता है, इट इज अ टाइम, ये वो टाइम है रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स, है ना। किस टाइम पे ड्रग ने जो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू करा, ऑनसेट टाइम। फिर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स अबव द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन के ऊपर रहेगी, है ना, वो आपका होता है ड्यूरेशन। फिर इसमें फिर से लिखा हो ड्यूरेशन की डेफिनेशन करें, टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन बिलो द एमईसी, है ना, बिलो नहीं होता बच्चों, टाइम पीरियड फॉर विच प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिमेन अबव एमईसी, है ना, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन जो इनकरेक्ट में डी वाला आ गया। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट देखो, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ एंजाइम। तो नॉन प्रोटीन है, तो देखो होलो एंजाइम तो बच्चों आपका एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम होता है ना, तो ऑप्शन काट दो, है ना। एपो एंजाइम क्या होता है, आपका प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, आपसे नॉन प्रोटीन पूछा, काट दो। तो नॉन प्रोटीन और ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है ना, वो आपका को एंजाइम होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो को फैक्टर होता है वो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है। ओके, ऑर्गेनिक पार्ट होगा तो को एंजाइम होगा, ऑप्शन ए राइट हो गया। नेक्स्ट, इनवॉल्यूंटरी मसल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन, है ना, तो जो मसल्स है इन द वॉल ऑफ होलो इंटरनल ऑर्गन्स, कौन सी पढ़ते हो, कौन सी होती है, कनेक्टिव तो मसल नहीं है भाई, कार्डिक मसल्स तो हमारे हार्ट की मसल्स है, स्केलेटल मसल तो भाई वॉल्यूंटरी होती है, कौन सी बची, स्मूथ मसल्स, आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी, स्मूथ मसल्स इनवॉल्यूंटरी है। बच्चों याद रखना, कार्डिक मसल भी इनवॉल्यूंटरी होती है ना, लेकिन स्केलेटल वॉल्यूंटरी होती है। नहीं तो व्हाट डज द टर्म टी हाफ पूछा बच्चों, हाफ से हाफ लाइफ, टी हाफ रेफर्स टू इन द फार्माकोकाइनेटिक में टी हाफ क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर ड्रग टू रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये तो आपका टी मैक्स था। टाइम इट टेक फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ, ये बिल्कुल सही है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम द ड्रग इज एब्जॉर्ब इनटू ब्लड स्ट्रीम है, टोटल टाइम ड्रग रिमेन इफेक्टिव इन द बॉडी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टाइम इट टेक फॉर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग टू रिड्यूस बाय हाफ। ओके, टी हाफ हो गया। नेक्स्ट है, एनडीपीएस एक्ट वाज फ्रेम टू मेक स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर द कंट्रोल ऑफ, है ना, तो एनडीपीएस नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो आपका 1985 का है, तो किसको कंट्रोल करेगा बच्चों, ये देखो ओपियम प्रोडक्ट को बिल्कुल करेगा, एल्कोहलिक प्रेपरेशन इसमें नहीं आएंगी, कॉस्मेटिक्स मेडिकल डिवाइसेस नहीं आएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका ओपियम प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो 1954 का है, उसके बारे में बात हो रही है। द फॉलोइंग क्लास ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रोहिबिटेड, सारी की सारी क्लास प्रोहिबिटेड है, एक को छोड़ के देखो, है ना, तो जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट है बच्चों, उसको आप ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट भी कहते हो, है ना, तो इसके अकॉर्डिंग जो जो एडवर्टीजमेंट प्रोहिबिटेड है, इसमें से सारी एक को छोड़ के, कह रहे ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंसेप्शन इन वीमेन, तो ये प्रोहिबिटेड है। ड्रग फॉर करेक्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर इन वुमन, ये भी प्रोहिबिटेड में आएगा। ड्रग टू इम्प्रूव सेक्सुअल प्लेजर इन ह्यूमन बींग, तो ये भी प्रोहिबिटेड है। पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ ड्रग अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये प्रोहिबिटेड में नहीं आएगा, आपसे एक्सेप्ट पूछा था तो ऑप्शन डी हो गया। ओके, नेक्स्ट है, एडिपोज टिश्यू डैश टिश्यू, तो एडिपोज टिश्यू बिल्कुल सिंपल सा है बच्चों, ब्लड है, एडिपोज टिश्यू है, ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कनेक्टिव, है ना।
नहीं सर, वाई आर माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट? बच्चों माइक्रोबियल ऐसे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? कह रहा टू एलुसिडेट केमिकल स्ट्रक्चर, एंटीबायोटिक का केमिकल स्ट्रक्चर पता लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। डिटरमाइन पोटेंसी, हाँ भाई एंटीबायोटिक की पोटेंसी को हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं माइक्रोबियल ऐसे से, बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई बैक्टीरियल स्ट्रेन्स एज आइसोलेट वायरस, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोबियल ऐसे होते हैं ना बच्चों, उनसे क्या करते हो, एंटीबायोटिक की पोटेंसी को डिटरमाइन करते हैं, भाई कितनी पोटेंट हमारी एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग टू डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल इन द गाउट, गाउट के पेशेंट्स जो होते हैं उसमें यूरिक एसिड के लेवल को कम करा देगी, है ना, यूरिक एसिड को कम करा देगी, बताओ कौन सी कराएगी? एलोपिरिनोल तो बिल्कुल कराएगी भाई, क्रोनिक गाउट में देते ही हो आप, है ना। एलोपिरिनोल को जो क्रोनिक गाउट जो होता है उसमें दिया जाता है, ये ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम इनिबिटर है। देखो गाउट में जो ड्रग देते हो बच्चों, एक तो ऐसी ड्रग दोगे जो यूरिक एसिड को बनने ही नहीं देगी, एक ऐसी ड्रग दोगे जो भाई यूरिक एसिड जो बन गया ना उसको एक्सक्रीट आउट करो ना बॉडी से बाहर, है ना, तो बन गया जो यूरिक एसिड उसके लिए यूरिकोस यूरिक ड्रग है, यूरिकोस यूरिक जो बन गया यूरिक एसिड उसको क्या करेगी, एक्सक्रीट करेगी बाहर। और या फिर उसको बनने ही मत दो यूरिक एसिड को, तो ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देंगे तो यूरिक एसिड बनेगा ही नहीं। तो एलोपिरिनोल बच्चों क्रोनिक गाउट में यूज करी जाती है, ये क्या करते हैं, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा देती है, ठीक है। तो कह रहे हैं डिक्रीज यूरिक एसिड लेवल, तो बिल्कुल ऑप्शन आपका ए हो गया, एलोपिरिनोल होगा। बाकी पैरासीटामोल, पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आता है, पैरा अमीनो, पैरा पोजिशन पे अमीनो ग्रुप है, पैरा अमीनो फिनोल डेरिवेटिव होता है ना। तो देखो पैरासीटामोल के बारे में एक और बात क्या है, ये देखो एनाल्जेसिक होती है पर इसकी ना एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक, लेकिन इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी पुअर होती है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन बना हुआ है ना। एस्प्रिन आपको पता है एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड आपका एस्प्रिन होता है, आइब्यूप्रोफन जो है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आता है, एनसेड्स की ड्रग है ये तीनों, है ना। तो इसका आंसर सही है एलोपिरिनोल। नेक्स्ट है व्हाट इज अनदर नेम फॉर स्ट्राबिस्मस? बच्चों स्ट्राबिस्मस का दूसरा नाम क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस कहेंगे, फार साइटेडनेस कहेंगे, कैटरैक्ट कहेंगे, है ना, या स्क्विंट कहेंगे। तो स्ट्राबिस्मस इज ऑल्सो नोन एज स्क्विंट, ओके ऑप्शन डी हो जाएगा, स्क्विंट कहेंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट जो है वॉशरमैन टेस्ट डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ, तो किसकी डायग्नोसिस के लिए है ये? ट्यूबरक्लोसिस के लिए मॉन्टोक टेस्ट पढ़ते हो, है ना, हिपेटाइटिस, सिफिलिस या टाइफॉइड, टाइफॉइड के लिए विडाल टेस्ट पढ़ते हो, तो ये सिफिलिस के लिए होता है ना। वॉशरमैन टेस्ट होता है किसके लिए? सिफिलिस के लिए। वीडीआरएल होता है, वीडीआरएल टेस्ट, एक होता है खान टेस्ट और एक होता है वॉशरमैन टेस्ट सिफिलिस के लिए, ओके। सिफिलिस जो आपके एस्टिडीज में आती है ना, ट्रिपन में पैलिडियम इसका कोस्टिव ऑर्गेनिज्म होता है सिफिलिस का, जो एक स्पायरोचीट स्पायरल होता है, स्पायरल बैक्टीरिया है। जैसे रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज रिलेटेड टू द कंडीशन ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया जो होता है ना तो उसमें कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है वो कम हो जाता है? कह रहे हैं एनेंडामाइड है, एसिटाइलकोलिन, नोरेपिनेफ्रिन या डोपामिन। तो डिमेंशिया जो होता है इसमें एसिटाइलकोलिन कम हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। जैसे कि एल्जीमर डिजीज होता है उसमें डिमेंशिया हो जाता है ना। नेक्स्ट एज पर द डेफिनेशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 मेडिसिनल हेम्प इज ऑल्सो नोन एज, तो मेडिसिनल हेम्प जो होता है उसको कैनाबिस भी कहेंगे, तो मेडिसिनल कैनाबिस, ओके ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज नॉट अ सल्फोनाइल यूरिया? ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं बच्चों, तो इसमें आपके फर्स्ट जनरेशन आती है, सेकंड जनरेशन आती है। फर्स्ट जनरेशन में आपके टीसी टेक केयर से 2 ड्रग पढ़ते हो, टोल ब्यूटामाइड और क्लोरप्रोपामाइड, ये दोनों क्या है आपकी फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज है। सेकंड जनरेशन में जी वाले ड्रग पढ़ते हो, है ना, ग्लिपिजाइड, ग्लिकलेजाइड, ग्लिमेपिराइड, ग्लाइब्यूराइड, ग्लाइबेनक्लेमाइड, ये सब आते हैं। तो ग्लिपिजाइड आपकी जो आ जाएगी फर्स्ट जनरेशन में आ जाएगी, तो है तो सल्फोनाइल यूरिया सेकंड जनरेशन में आ जाएगी। सल्फोनाइल यूरियाज है, फेनफोर्मिन बच गया हमारा जो हमारा बाइगोनाइड्स में आता है, फेनफोर्मिन, मेटाफोर्मिन, बाइगोनाइड्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया, जो सल्फोनाइल जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक है सल्फोनाइल यूरिया नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच इज हेटेरोसाइक्लिक मोइटी प्रेजेंट इन ट्राइमेट्रिन। ट्राइमेट्रिन बच्चों आपका पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक में आता है। जब आप पोटाशियम स्पैरिंग डाययूरेटिक पढ़ते हो तो उसमें एक तो आपके एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट आता है स्पाइरोलैक्टोन जो होता है, स्पाइरोलैक्टोन। दूसरे आपके होते हैं रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लोकर होते हैं, सोडियम चैनल ब्लोकर। इसमें आपका कौन सा आता है? ट्राइमेट्रिन और अमाइलोराइड आता है, तो वही ट्राइमेट्रिन है ये। तो इसमें कौन सी हेटेरोसाइक्लिक मोइटी है, कौन सा बेसिक न्यूक्लियस है इसमें? तो इंडोल रिंग नहीं होती, कोलाइन नहीं होती, नेफ्थाइरिन नहीं है, टेरिडिन रिंग है बच्चों, जो मिथोट्रिक्सेट में भी आपकी टेरिडिन रिंग बताई है मैंने आपको, और किस में बताई है? तो और आप मुझे कमेंट करके बताना मैंने आपको टेरिडिन रिंग और किस किस ड्रग में बताई है। तो इसमें जो है
ट्राइमट्रीन में टेरिडिन रिंग होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेनिसिलिन वी इज ऑल्सो नोन एज, पेनिसिलिन वी जो होता है बच्चों ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है। पेनिसिलिन वी क्या होता है? फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन। देखो बेंजाइल पेनिसिलिन जो होता है ये पेनिसिलिन जी होता है। जो बेंजाइल पेनिसिलिन नेचुरल पेनिसिलिन जो होता है एसिड लेबाइल होता है, इसको ओरलिन नहीं दोगे, एसिड लेबाइल है एसिड, ठीक है। बेंजाइल पेनिसिलिन ना, बेंजाइल वाला, ये ऑप्शन बी में जो बेंजाइल है, बेंजाथिन नहीं, बेंजाइल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी होता है। फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन कहता है एसिड रेजिस्टेंट ऑल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, ये तो एसिड लेबाइल है ना, तो इसका ऑल्टरनेट है जो एसिड रेजिस्टेंट है वो पेनिसिलिन वी होता है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, INH, आइसोनिकोटिनिक है बच्चों, ये आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। आइसोनियाजिड की बात हो रही है बच्चों, आइसोनियाजिड जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में क्या आता है हमारा? आइसोनियाजिड आता है, रिफाम्पिन आता है, पायराजिनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन और इथेम्ब्यूटोल आता है। ये आपके फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है। तो आइसोनियाजिड का मैकेनिज्म क्या है बच्चों? माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट कराएगी। क्या कराएगी? इनिबिशन ऑफ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज नहीं होगा, इनिबिशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है बच्चों आपकी आइसोनियाजिड। ओके, कह रहे इनिबिशन ऑफ पैरामिनो बेंजोइक एसिड ये भी नहीं होगा, या फिर राइबोसोम टू मैन्युफैक्चर पेप्टाइड चेन विद रॉन्ग अमीनो एसिड, है ना। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट नेफ्रोटॉक्सिक है, भाई बहुत ज़्यादा नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देगी ये। तो सिस्प्लेटिन है, मिथोट्रिक्सेट है, 5-फ्लूरोयूरेसिल है या विनक्रिस्टिन है। तो आपकी जो हाईली जो नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है ये आपकी सिस्प्लेटिन होती है, जो एंटी कैंसर ड्रग में आप लोग पढ़ते हो, एंटी कैंसर में पढ़ते हो, और एक हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग में भी आपकी सिस्प्लेटिन आती है, हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग। ओके, नेक्स्ट है एंटी कैंसर एक्शन ऑफ एजाथायोप्रिन। एजाथायोप्रिन जो होता है ये कहाँ पर आता है? एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो एंटी मेटाबोलाइट जब पढ़ते हो उसमें आपका फोलेट एंटागनिस्ट में तो मैंने आपको मिथोट्रिक्सेट बताया, प्यूरिन एंटागनिस्ट होते हैं उसमें प्यूरिन एंटागनिस्ट में 6 मर्कैप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वानिन, एजाथायोप्रिन और फ्लुडाराबिन आता है। तो वही एजाथायोप्रिन जो प्यूरिन एंटागनिस्ट होता है। और पिरिमिडीन एंटागनिस्ट में आपका 5-फ्लोरोयूरासिल और साइटारेबिन, साइटोसिन और रेबिनोसाइड आते हैं। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? प्यूरिन एंटागोनिज्म हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी फंगल अजोल्स। अजोल्स जो होते हैं उसमें इमिडाजोल्स और ट्रायाजोल्स आती है। ट्रायाजोल्स में IVF से 3 ड्रग याद रखते हो, है ना, वोरिकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। इमिडाजोल्स में आपके सिस्टमिक होती हैं और आपकी टॉपिकल होती है। सिस्टमिक में किटोकोनाजोल आता है और टॉपिकल में क्लोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, मीकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल आती है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है मैकेनिज्म क्या अजोल्स का? तो अजोल्स क्या करेंगे बच्चों? एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देते। किसको? एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देते। कैसे? जो एक एंजाइम होता है लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज, लैनोस्टिरोल 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को इनिबिट करा क्या करेंगी? एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देंगी, है ना। एंटी फंगल में एक और क्लास है स्क्वेल, जो आपकी है एलाइल अमीन डेरिवेटिव। एलाइल अमीन डेरिवेटिव क्या करते हैं बच्चों? ये भी एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट कराएंगे, बट ये अलग एंजाइम को इनिबिट कराते हैं। कौन से? स्क्वेलिन इपॉक्सीडेज एंजाइम को इनिबिट करा के एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। कौन सी? एलाइल अमीन, जिसमें टर्बिनाफिन पढ़ते हो, ठीक है। तो आपसे पूछा एंटी फंगल अजोल्स का मैकेनिज्म, तो क्या करेंगे? इम्पेयर एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इम्पेयर करेंगे, बिल्कुल ऑप्शन ए सिंपल सा हमारा राइट आंसर हो गया, है ना। बाकी क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस को इम्पेयर नहीं करेंगे, फोलिक एसिड की सिंथेसिस को, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं करेंगे। तो आंसर सिंपल ऑप्शन ए हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग हैज हाई एमिटोजेनिक पोटेंशियल। मैंने आपको बताया तो एंटी कैंसर ड्रग है जिसका हाईली एमिटिक है ना। सिस्प्लेटिन को याद रखना बच्चों, सिस्प्लेटिन होती है हाईली एमिटिक एंटी कैंसर ड्रग। बाकी विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, विल्का एल्क्लोइड है जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं। क्लोरम, ब्यूसिल, मेल्फ्लैन, साइक्लोफॉस्फेट, आइफॉस्फेट, ये सारे आपके अल्काइलेटिंग एजेंट्स में आते हैं एंटी कैंसर ड्रग में ही। 6 मर्कैप्टोप्यूरिन मैंने आपको बताया, प्यूरिन एंटागनिस्ट में अभी बताया, है ना, एंटी मेटाबोलाइट्स में। तो ऑप्शन डी सही है। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स है बच्चों, कौन सी बात गलत है? कह रहे फीमर, टिबिया, फिबुला। फीमर है, टिबिया है, फिबुला लॉन्ग बोन्स में सही है। फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, सारी लॉन्ग बोन्स हैं। शॉर्ट बोन्स में कार्पल टार्सल्स बिल्कुल आती हैं। स्टर्नम, जो आपकी स्टर्नम होती है, रिब्स जो 12 पेयर रिब्स है, ये फ्लैट बोन्स, ये भी सही लिखा हुआ है। पटेला, नी कैप, ये लॉन्ग बोन में नहीं है बच्चों, सिस्मोइड बोन में आती है। किस में आती है? लॉन्ग बोन्स में ना के सिस्मोइड बोन होती है ये, है ना। तो गलत तो ऑप्शन डी हो गया।
जैसे केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड्स टू एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का जो एरिया है वहाँ पर ल्यूकोसाइड्स अट्रैक्ट होती है, केमिकल अट्रैक्शन होता है ये, तो इसे क्या कहोगे? कीमोटैक्सिस पॉलीसाइथेमिया में तो क्या होता है, आरबीसी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, है ना। माइग्रेशन एंड ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो होता है इसमें डब्ल्यूबीसी जो होती है अबनॉर्मल तरीके से, मतलब कि अबनॉर्मली हाई इनका लेवल हो जाएगा, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर भी इसे बोलते हो। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कीमोटैक्सिस। क्या होता है? केमिकल अट्रैक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड्स टू एन एरिया ऑफ इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है पीएच ऑफ इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस का पीएच बताओ। यूजुअली बिटवीन 7.8 to 8.0, तो वैसे तो इंटेस्टिनल जूस का पीएच यही होता है, आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। बाकी कह रहे यूजुअली बिटवीन 1 and 2, यूजुअली बिटवीन 0.5 and 1 या नन, तो आंसर तो ऑप्शन ए हो गया। इंटेस्टिनल जूस का पीएच होता है 7.8 and 8 के बीच में, ठीक है। देखिए इंटेस्टिनल जूस जो होता है कह रहा अबाउट 1500 ml ऑफ इंटेस्टिनल जूस सिक्रेट होता है डेली बाय द ग्लैंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो इसमें क्या क्या है? इसमें वाटर है, म्यूकस है, मिनरल सोल्ट्स होती है, एंजाइम एंटीरोकाइनेज होता है। ओके, पीएच जो मैंने आपको बताया 7.8 और 8 के बीच में। जैसे ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन में रेंज फ्रॉम फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैप्सूल, तो जो जिलेटिन होता है इसका ब्लूम स्ट्रेंथ बच्चों 150 से 250 ग्राम हमने पढ़ा है ना। 150 से 250 ग्राम होता, तो ऑप्शन ए में ही आपको दिया है। बाकी सारे ऑप्शन देखो 450 से 550, 300 to 400, 600 to 700 नहीं होगा। ऑप्शन ए 150 से 250 ग्राम याद रखना, ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन। ओके, जो कैप्सूल की शेल होती है ना बच्चों, जिलेटिन की बनी होती है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द मेजरिंग बाय कंपेयरिंग द एयर अंडर द कर्व ऑफ ए ड्रग, जो एयूसी मतलब है एरिया अंडर द कर्व ऑफ ड्रग गिवन ओरली टू द एरिया अंडर द कर्व ऑफ सेम ड्रग गिवन इंट्रावीनसली, इनको कंपेयर करोगे ना तो व्हाट इज मेजर्ड, इसे क्या मेजर होगा? सी मैक्स, क्लियरेंस, टी मैक्स नहीं भैया, इससे बायो अवेलेबिलिटी मेजर होगा, ऑप्शन डी। ओके, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब शेड्यूल जे ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940, तो शेड्यूल जे में क्या आता है बच्चों? मैंने आपको क्या बताया? शेड्यूल जे में इनक्योरेबल डिजीज बताइए, क्या बताइए? इनक्योरेबल डिजीज के लिए शेड्यूल जे आता है। कह रहे लिस्ट ऑफ अप्रूव ड्रग दैट रिक्वायर प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए तो आपका शेड्यूल एच आता है। लिस्ट ऑफ डिजीज एंड कंडीशन फॉर विच ड्रग कैन नॉट क्लेम अ क्योर, तो इनक्योरेबल डिजीज बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल जे। शेड्यूल फॉर रेगुलेटिंग मैन्युफैक्चर मेडिकल डिवाइसेज, तो मैंने आपको जीएमपी में HCM से बताया था ना, एच होम्योपैथिक के लिए, सी से कॉस्मेटिक, फिर एम मतलब कि M1 M2 M3 है ना, मेडिकल डिवाइस के लिए M3 हो जाएगा। लिस्ट ऑफ सब्सटेंस कंट्रोल अंडर एनडीपीएस एक्ट, तो ये शेड्यूल एक्स में आपका एनडीपीएस एक्ट में जो नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस सब आते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे व्हाट इज जोन ऑफ इनिबिशन, बच्चों जोन ऑफ इनिबिशन का मतलब क्या होता है? कह रहे एक सर्कुलर एरिया है अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक इन विच बैक्टीरिया कॉलोनी डाई इवेंचुअली, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो, या सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें बैक्टीरिया कॉलोनी ग्रो करेगी या फिर स्टार्ट टू जनरेट, है ना। तो क्या होगा? जोन ऑफ इनिबिशन, तो ग्रो जनरेट वाला तो लग नहीं रहा, डाई भी नहीं होंगी, तो डू नॉट ग्रो, ऑप्शन बी होगा सर्कुलर एरिया अराउंड द स्पॉट ऑफ एंटीबायोटिक जिसमें कह रहे हैं बैक्टीरिया कॉलोनी डू नॉट ग्रो, वो होता है जोन ऑफ इनिबिशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? यही लिखा हुआ जोन ऑफ इनिबिशन इज ए क्लियर सर्कुलर एरिया अराउंड एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट वेयर बैक्टीरिया आर अनेबल टू ग्रो। जोन ऑफ इनिबिशन इज अ रिजल्ट ऑफ द एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एक्टिविटी अगेंस्ट अ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। ओके, जैसे मैथिनामिन इज अ प्रोड्रग ऑफ, मैथिनामिन जो होता है बच्चों, देखो मैथिनामिन जो होता है यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आता है, ठीक है। तो ये एज सच इनएक्टिव होता है ना, तो बॉडी में जाके और एसिडिक यूरिन जब इसको मिलता है तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फॉर्मल्डिहाइड जो है इसका एक्टिव फॉर्म होता है। तो आंसर तो ऑप्शन ए हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ही क्या करता है? बैक्टीरिया की किलिंग के लिए, मतलब कि जो यूटीआई के लिए इसको दे रहे हो, यूरिनरी एंटीसेप्टिक है ये, है ना, तो जो काम है वो फॉर्मल्डिहाइड नहीं करना है। तो मैथिनामिन तो क्या है? एज सच इनएक्टिव होता है, तो मैथिनामिन प्रोड्रग है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में हमारा पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन आता है, कार्बापिनम्स आता है, मोनोबैक्टम्स आता है। ओके, कार्बापिनम में इमीपिनम, मेरोपेनम एंड फेरोपेनम आता है। मोनोबैक्टम में एस्ट्रियोनाम आता है। तो स्ट्रिप्टोमाइसिन तो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आ गई। अमोक्सिसिलिन आपकी क्या है? एक टाइप की पेनिसिलिन है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में अमोक्सिसिलिन पढ़ते हो। अमीनो पेनिसिलिन जो होते हैं ना, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन में, अमीनो पेनिसिलिन में एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन आते हैं,
ठीक है। तो ये तो आपकी एक टाइप की क्या है, पेनिसिलिन है, तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है। डॉक्सीसाइक्लिन क्या है बच्चों, आपकी टेट्रासाइक्लिन में आ जाएगी। सिप्रोफ्लोक्सासिन जो है ये हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आते हैं। तो आंसर तो ऑप्शन बी हो गया, अमोक्सिसिलिन। ओके, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज टेकिंग केयर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस, है ना। तो बैलेंस के लिए हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट, मतलब ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है कोऑर्डिनेशन के लिए, बैलेंस के लिए। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिबेलम जो है पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, पोस्चर एंड बैलेंस जो है बॉडी का वो मेंटेन करेगा हमारा सेरिबेलम। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी ब्रेन स्टेम या थैलेमस नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी इथिकल ड्यूटी ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू पेशेंट केयर। तो फार्मासिस्ट की इथिकल ड्यूटी बताओ पेशेंट केयर के रिस्पेक्ट में बताओ। एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियली ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट फ्रॉम ड्रग सेल्स, तो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रोमोटिंग ओनली एक्सपेंसिव मेडिसिन को प्रमोट करे, ऐसा भी नहीं होगा। डेलीगेटिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू जूनियर स्टाफ, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑप्शन यही सही है, एंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच आयन बाइंड टू ट्रोपोनिन, कह रहे कौन सा आयन है जो ट्रोपोनिन से बाइंड करेगा, अलो करेगा मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन मसल की कॉन्ट्रैक्शन में। तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हमारा कैल्शियम बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है भैया, तो कैल्शियम आपका आंसर होने वाला है। तो कौन सा आयन है, कैल्शियम है, जो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन से, अलो करेगा मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्टिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन ऊपर नीचे हो रही हैं, तो आपने कैल्शियम याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है सी मैक्स रेफर्स टू सी। तो सी मैक्स हमने क्या देखा, सी मैक्स जो मैक्सिमम जो कंसंट्रेशन होता है प्लाज्मा में वो सी मैक्स होता है। मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड नहीं भाई, थेरेप्यूटिक इंडेक्स भी नहीं होता। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग अचीव इन द ब्लड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल सही बात है। टाइम इट टेक टू अचीव हाफ ऑफ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, ये भी नहीं होगा। तो सी मैक्स हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड चूज एन एल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग। तो एंटी कैंसर ड्रग के क्लासिफिकेशन में आप एल्काइलेटिंग एजेंट्स पढ़ते हो। तो मिथोट्रिक्सेट तो एंटी मेटाबोलाइट्स में एंटी मेटाबोलाइट जो होते हैं बच्चों, मेटाबोलाइट उसमें फोलेट एंटागनिस्ट है, फोलेट एंटागनिस्ट होता है मिथोट्रिक्सेट। डॉक्सोरूबिसिन डोनोरूबिसिन एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होती है। साइक्लोफोसमाइड जो होता है बच्चों ये आपका एल्काइलेटिंग एजेंट होता है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है साइक्लोफोसमाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द ड्रग दैट इज यूज टू डायलेट द प्यूपिल ड्यूरिंग एन आई एग्जामिनेशन। तो प्यूपिल को डायलेट कराएंगे, मिड्रियासिस कराएगी। कौन सी ड्रग है जो मिड्रियासिस करा देगी बच्चों, है ना। जो सिंपल ही आपको मिड्रियाटिक्स ही पूछा है जो प्यूपिल को डायलेट करा दे, जैसे कि भैया अपना हमारा एट्रोपिन हो गया वो मिड्रियाटिक होता है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो मिड्रियासिस कराती है बच्चों, है ना। सिंपल ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है इन 1942 टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय। 1942 में एंटीबायोटिक की टर्म को सबसे पहले किसने कॉइन करा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, सैलमन वेक्समैन ने, पॉल विलेनिमे या रॉबर्ट कोच। तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर, जो हमारे सैलमन वेक्समैन हो जाएगा ना। सैलमन वेक्समैन ने 1942 में एंटीबायोटिक की टर्म को फर्स्ट कॉइन करा, तो सैलमन वेक्समैन, ऑप्शन बी। जैसे इन विच ईयर वॉज द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास हुआ, एमटीपी एक्ट की बात है 1971 में आया, उसके रूल्स कब आए बच्चों 1975 में आए। ओके, नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया में जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है ना वो कौन सा होता है, प्लाज्मिड होता है, ट्रोपोसोन्स होता है, इंटीग्रोन या पैथोजेनेसिटी आइलैंड। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लाज्मिड होता है। क्या होता है, प्लाज्मिड। नहीं तो डिजिटालिस क्या है बच्चों, इससे सिंपल क्या होगा, एल्कलॉइड में आता है टैनिन्स कार्डियोग्लाइकोसाइड हार्मोन। तो डिजिटालिस किस में आता है, हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है डिजिटालिस, है ना। डिजिटालिस किस में आता है, तो इसमें डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन इससे ऑब्टेन होते हैं। ओके, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट होता है इनका, हार्ट रेट को कम कराते हैं। ओके, तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द किडनी। तो मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई वेयर आर जो एड्रिनल ग्लैंड है सिचुएटेड कहाँ पर है, तो इनको सुप्रा रीनल ग्लैंड कहते हो, सुप्रा रीनल। तो नाम से पता लग रहा है किडनी के ऊपर है भैया। तो ब्रेन में नहीं है, लंग्स लीवर में नहीं है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर प्रेजेंट है एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रा रीनल ग्लैंड भी नहीं कहते हैं। ओके, तो ऑप्शन क्या हो गया,
बी राइट हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, वाटर फॉर इंजेक्शन इज प्रिपेयर बाय यूजिंग डैश डिस्टिलेशन। कौन से डिस्टिलेशन से वाटर फॉर इंजेक्शन को प्रिपेयर करोगे, फ्रैक्शनल से, मॉलिक्यूलर से, सिंपल से, स्टीम से, है ना। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।